गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वेक्टर के थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक। तो अगर लास्ट टाइम पे बात करें तो हमने आपको क्या बता दिया था? लास्ट टाइम हमने बता दिया था कि अगर कोई भी वेक्टर ए बी हो तो वेक्टर ए बी को लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे याद रखेंगे बेटा? बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का। हमने आपको बताया था कि अगर वेक्टर ए बी कभी भी लिखना हो तो वेक्टर ए बी बराबर होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का। क्लियर है बेटा? इस तरह से हम एक वेक्टर ए बी को लिखेंगे। क्लियर है? काम का तरीका है ये। ठीक है, तो इस तरीके को आप ध्यान रखिए। वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा बेटा? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का। तो सिंपल सा याद रखने तरीका याद रखेंगे, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का। क्लियर है बेटा? ठीक। चलो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है बेटा? 2। हमने कह दिया एक पॉइंट है, मान लीजिए 2, 3, 4। ठीक है। और दूसरा जो आपका पॉइंट है बी, हमने कह दिया एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। दूसरा पॉइंट बी है, उसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, 6। कितना है बेटा? एक पॉइंट है 2, 3, 4 और दूसरा पॉइंट है 3, 5, 6। अच्छा बताओ, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने बता दिया था कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट में i कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में j कैप से और z कोऑर्डिनेट में k कैप से मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? यहाँ पे आपको ए और बी पॉइंट दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा है पहला फाइंड। ए पार्ट में आपसे पूछा है वेक्टर ए बी निकालना है। क्या निकालना है? वेक्टर ए बी। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है बेटा? आपसे पूछा गया है वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बताना है। सी पार्ट में क्या पूछा है बेटा? आपसे सी पार्ट में पूछा है कि वेक्टर ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। और चौथा आपको बोला है अ वेक्टर, चौथा आपसे बोला है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 in the direction of वेक्टर ए बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। देख लीजिए बेटा, तो 4 चीज़ें आपसे पूछी गई। आपसे क्या बोला गया? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। आपसे पहला क्या पूछा गया है? वेक्टर ए बी लिखना है। दूसरा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तीसरा क्या पूछा है? वेक्टर ए बी के अलोंग आपको क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। और चौथा आपसे क्या पूछा है बेटा? कि आपको वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है जो कितने मैग्नीट्यूड का हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 12 हो। यहाँ पे क्या लिखा है? 12 है। क्लियर है बेटा? आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक, सोल्यूशंस पे आते हैं। इसके क्या आते हैं बेटा? सोल्यूशंस पे। ठीक है, क्लियर है? सबका क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? चारों पार्ट। अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा बेटा? यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बेटा, सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा वेक्टर ए बी। याद है वेक्टर ए बी लिखने तरीका क्या लिखते हैं? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का। याद है किसी भी पॉइंट का मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। तो बताइए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? तो बताओ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 5, 6 है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप से और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वही सेम, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप से और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। अब बताओ अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? वेक्टर ए बी बराबर 3 - 2, क्या 1 आई कैप होगा कि नहीं बेटा? प्लस 5 - 3 2 जे कैप प्लस 6 - 4 क्या 2 के कैप आएगा कि नहीं बेटा? देखिए बेटा, तो क्या वेक्टर ए बी की वैल्यू ये आ गई कि नहीं बेटा? तो पहला पार्ट अपना हो गया। सिंपल सा, बस कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का। और किसी भी पॉइंट का पोजीशन लिखने का तरीका क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप से और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अच्छा, अब दूसरा आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड। दूसरा से क्या पूछा है इसका? तो याद है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो आई कोएफिशिएंट 1 है ना, 1 का होल स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो बताओ इसका मान क्या 3 आएगा कि नहीं बेटा? देखो आई का कोएफिशिएंट क्या है? 1, जे का 2 है, के का क्या है? 2। तो इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम करना है। तो 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9 ना। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा? 3 आया। कितना आया? 3। क्या दूसरा पार्ट भी हो गया?
तीसरा कह रहा है यूनिट वेक्टर, क्या पूछ रहा है, तो बताओ किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, क्या उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैंने बताया था ये बात शुरुआत में ही, जब हमने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ फटाफट, कहोगे सर ये वेक्टर क्या है, वेक्टर तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k प्लस 2k कैप है, ये है, ये अपना वेक्टर ए बी है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्या 3 है कि नहीं बेटा, तो ये रहा हमारा सी पार्ट का आंसर। तो किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है बेटा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, सिंपल सा। अब अगर चौथे पार्ट में देखिए तो उसमें क्या पूछा है आपसे, इस वाले में क्या पूछा है, देखिए कह रहा है आपको वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 12 हो और किसके डायरेक्शन में हो, ए बी। अब ध्यान से बताओ वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में हमने यूनिट लेंथ का वेक्टर निकाल लिया जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का जो वेक्टर अगर मुझे मालूम है तो कितनी लेंथ का मुझे चाहिए वेक्टर, 12 का, तो क्या 12 से मल्टीप्लाई कर दे, ये वही वाली बात है जैसे मुझे कह दिया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 12 न्यूटन का फोर्स लिखना है, कितना लिखना है 12 न्यूटन का फोर्स, तो एक्स के लॉन्ग यूनिट फोर्स क्या होगा बेटा, एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना है आई कैप, तो 12 का क्या होगा 12 आई कैप होगा कि नहीं बेटा, ठीक है। अगर हमने कह दिया कि मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 12 मैग्नीट्यूड का हमको एक वेक्टर लिखना है, एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा 12 हो, तो क्या बोलोगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है आई कैप, मतलब एक्स के लॉन्ग यूनिट लेंथ का जो वेक्टर है उसका मान कितना है आई कैप। तो बताओ कितनी लेंथ का मुझे चाहिए 12 लेंथ का, क्या 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे नहीं, तो कितना आएगा 12 आई कैप। 2 लेंथ का चाहिए तो 2 आई कैप, 4 लेंथ का चाहिए तो 4 आई कैप, वही बात यहाँ भी है। क्या वेक्टर ए बी के लॉन्ग यूनिट लेंथ का मुझे वेक्टर मालूम है कि नहीं, वही अपना यूनिट वेक्टर है, तो कितनी लेंथ का वेक्टर चाहिए 12 का, कितने का चाहिए 12 का, तो क्या इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3, तो इससे इसको कट कर दीजिए बेटा, तो आंसर आपका आ गया, क्या है बेटा 4 आएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दिया चाहे 4 आई कैप प्लस 8j कैप प्लस 8, ये कौन सा है, ये आपका आंसर है, समझ रहे बेटा। तो हमेशा ध्यान लीजिए सिंपल सा कि किसी भी वेक्टर के लॉन्ग अगर किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले उस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालिए और फिर जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उतने मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अगली बात हम क्या समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या समझेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक, ये बातें तो हम लोग को समझ में आ गई। तो फटाफट देखते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक, आप आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करिए प्रॉपर्ली आपको, ठीक है, मिल जाएगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो अब अगली बात हम क्या समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा। इसको समझ लेते हैं बेटा। तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगी, एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे कैसी क्वांटिटी आएगी स्केलर, लेकिन एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि हमेशा क्या आएगा वेक्टर आएगा, वो वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि उनके बीच प्रोडक्ट किस तरह का है। तो यहाँ पर हम 2 तरह के प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, एक पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और एक पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, सबसे पहला वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और इसको सबसे पहले हम क्या डालेंगे बेटा स्केलर प्रोडक्ट, तो सबसे पहला प्रोडक्ट पढ़ेंगे स्केलर और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, समझते हैं क्या है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो क्या है बेटा इसको समझते हैं बेटा कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, सिंपल सा बेटा, अगर 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर कैसी क्वांटिटी मिल जाए बेटा, स्केलर की वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मिले तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं स्केलर। तो क्या बोलोगे बेटा, फटाफट लिख दीजिए इसके बारे में, फटाफट सब लोग लिख लीजिए बेटा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज, लिखिए बेटा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, then that type of product
इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये रही इसकी सिंपल सी डिफिनेशन कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर कैसी क्वांटिटी मिले बेटा, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। नाम से ही आपको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद बात समझते हैं। उसके बाद देखिए बेटा अगली लाइन से, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, देन दियर डॉट और स्केलर जो भी लिखना चाहो, देन दियर डॉट प्रोडक्ट इज, या स्केलर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इनको इनके डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरह से करते हैं बेटा। देख लो ब्रैकेट में दिख रहा है ना बेटा। अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डॉट आता है, क्या आता है बेटा, डॉट आता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर बेटा। एंड इज गिवन बाई, और इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, कैसे लिखा जाता है बेटा, वेक्टर ए डॉट बी, इसका जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड, क्या होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस। अच्छा, ये ए क्या है, केवल ए लिखना मतलब ए का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है, केवल ए लिखना मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, केवल बी लिखना मतलब बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस। तो डायग्राम भी यहाँ बना लो बेटा बगल में, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। क्लियर बेटा। तो ध्यान रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देखो ए का मैग्नीट्यूड तो समझ आ रहा है, वेक्टर ए मालूम होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, बी मालूम होगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये कॉस थीटा, थीटा के बारे में थोड़ा समझ लो बेटा। थीटा क्या होता है बेटा, थीटा जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, लेकिन कब, जब वो किस सेंस में हो, आउटवर्ड सेंस में। और भाई अगर आउटवर्ड सेंस में हो सर दो एंगल होगा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला, ध्यान रखना बेटा। तो क्या बोला गया बेटा कि थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी व्हेन दे आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, व्हेन दे आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ थीटा के बारे में लिख लीजिए बेटा। अच्छा, ए और बी सबको क्लियर है ना बेटा, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटा। अच्छा, तो लिख लीजिए थीटा के बारे में, नोट कर लीजिए बेटा यहाँ तक चलो, ठीक। लिखिए थीटा के बारे में, वेयर, क्या लिखेंगे बेटा, वेयर, अब थीटा का लिखिए, वेयर थीटा इज द, देखिए बेटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी when they are in outward sense, when they are in outward sense। क्लियर है बेटा, जब वो किस सेंस में हो, आउटवर्ड सेंस में हो। क्लियर है यहाँ तक। तो थीटा के बारे में बात क्लियर है कि इसका मतलब अगर हमारे को दो वेक्टर दिया गया है, ठीक है, उनके बीच का एंगल जो थीटा होगा वो कौन सा वाला होगा, जब वो दोनों आउटवर्ड सेंस में होगा तो उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थीटा। यहाँ तक सही है बेटा। तो फॉर्मूला यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही एक पूछ लेता हूँ, जैसे मैंने दिया ये है वेक्टर ए, ठीक है ना, और ये है वेक्टर बी, ये ऐसे समझो, तो बताओ थीटा कौन सा है। हमने कह दिया कि मान लो ये एंगल है 120 डिग्री, तो थीटा कितना है बेटा, तो बताओ कैसे निकालोगे। कुछ नहीं सर, पहले आउटवर्ड सेंस में तो आए, ये तो इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड में लाने के लिए क्या इसको ऐसे बढ़ाओगे कि नहीं। अब देखो ये आउटवर्ड में बी आया कि नहीं बेटा, तो बताओ ये 120, तो ये कितना हो गया 60, तो यहाँ पे छोटा वाला एंगल यही बनेगा ना, बड़ा वाला तो ये वाला है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे वास्तव में जो थीटा है वो कितना है, 60। कितना है, पहले दोनों आउटवर्ड सेंस में लाओ, तब उनके बीच का सोचो छोटा वाला एंगल कौन सा है। क्लियर है, एक ऐसी बता रहा था, हटाओ इसको बेटा। चलो ये बातें तो हम लोग की हो गई, यहाँ तक बातें हम लोग ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा आई कैप, जे कैप और के कैप, अच्छी इसका एग्जांपल बता दो बेटा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्क। डॉट प्रोडक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वर्क, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल भी देना सबसे अच्छा, और बहुत सारे एग्जांपल है, हम तुमको थोड़ा वर्क समझाते हैं। वर्क भी है बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, बहुत सारे टर्म्स है बेटा, ठीक है ना।
तो बहुत सारी जगह। तो एक इसका एग्जांपल मैं वर्क आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा वेल नोन है, ये पहले आपने सुना है, बाकी सब नाम हो सकता है बहुत ज़्यादा पहले सुने, इसलिए और बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो ही कैसा होता है बेटा, वो भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेट होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ठीक। तो ये एक एग्जांपल आपको, तो वर्क समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे ऐसे समझो, हमने कह दिया ये ब्लॉक है, ठीक है ना, हमने क्या बताया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वर्क। क्या है बेटा, वर्क। हमने जैसे कह दिया एक ब्लॉक है, हमने इस पर मान लीजिए फोर्स लगाया, मान लीजिए मास इसका है, इस पर फोर्स ऐसे लगाया बेटा, एफ का, कितना लगाया बेटा, एफ का, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे लगाया फोर्स। अब मान लो ब्लॉक यहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर गया, मान लो यहाँ से डिस्प्लेस करके ये यहाँ से कुछ आर डिस्प्लेस कर गया, कितना डिस्प्लेस कर गया, मान लो आर डिस्प्लेस करके यहाँ पे पहुँच गया। क्लियर, हमने ब्लॉक था उस पर फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस करके आर डिस्प्लेस करके यहाँ इस पोजीशन से इस, ये इनिशियल पोजीशन है बेटा, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया किसी समय पे, ठीक है। अब आपसे पूछा कि आप बताओ इस फोर्स ने वर्क किया, हाँ, तो आपसे पूछा है वर्क डन बाई फोर्स, बताइए फोर्स का कितना वर्क डन होगा। तो कैसे बताओगे बेटा, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। तो याद करो हमने वर्क का फॉर्मूला क्या है पढ़ा है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, तो इसका मतलब वही वाला फोर्स वर्क करेगा जिसके डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या करना चाहिए बेटा, क्या इस फोर्स के हमको क्या करना चाहिए, कंपोनेंट तो लेना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, कंपोनेंट। तो दो डायरेक्शन में हम इसके क्या कर देंगे, कंपोनेंट। तो बताओ इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा बेटा, एफ साइन थीटा, क्या होगा बेटा, एफ साइन थीटा। अभी कंपोनेंट के बारे में इसके बाद थोड़ा समझा देंगे बेटा, ठीक है, शायद इसी लेक्चर में, नहीं तो अगले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देंगे, थोड़े से पहले आता है भी आपको। तो ध्यान से बताओ इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल। तो बताओ क्या ये ब्लॉक क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या नहीं, ऊपर की तरफ ये जा नहीं रहा है, तो इस फोर्स का कोई भी वर्क नहीं होगा। तो जो भी वर्क होगा क्या इसी कंपोनेंट का होगा कि नहीं बेटा। तो बताओ वर्क बराबर क्या लिखोगे, कहोगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, आर। तो ध्यान से बताओ वर्क बराबर क्या आ गया, क्या एफ आर कॉस थीटा आ गया कि नहीं बेटा। तो ध्यान से देखिए, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। देखिए देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो जो वर्क होता है वो कैसा होता है बेटा, बताओ फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट से मिल रही क्वांटिटी वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो कौन सा प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए बेटा इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हटाओ इसको, ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक। स्क्रीन पॉज करके आप आराम से नोट कर लिया करिए। तो आगे बढ़े हम लोग, तो अगली बात करते हैं, हम यूनिट वेक्टर में समझते हैं कि कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप में, ठीक है बेटा। तो समझते हैं इसको बेटा, जिसे हमने कह दिया यूनिट आई कैप और आई कैप का डॉट करो, कितना आएगा बेटा, फार्मूला भी लगाओगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ए आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा ना, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा, कि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 1 आएगा कि नहीं बेटा। ऐसे बताओ अगर जे कैप डॉट जे कैप करूंगा तो इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा, सेम, क्योंकि इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 0। तो सेम यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 1। बात क्लियर सबको बेटा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का आई का मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो दोनों एक्स के लॉन्ग है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो 1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इसका अंदर समझ गए, अगर सेम यूनिट वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे बताओ थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, आई डॉट जे, तो बताओ क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल क्या 90 आएगा कि नहीं, तो cos 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। इसका मतलब अगर कभी भी हम अलग अलग दो वेक्टर लेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा, क्या इनके बीच का एंगल हमेशा 90 आएगा कि नहीं, एक्सिस के लॉन्ग वाले यूनिट वेक्टर लेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो क्या समझ में आया बेटा, कि जो एक्सिस के लॉन्ग वाले हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप में, अगर सेम यूनिट वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, ये सिंपल सी बात आराम से आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। हटाएं इसको, ठीक, बहुत आसान चीज़ है, फटाफट देख लीजिए। तो ये बात दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 आती है, और अलग अलग करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो तो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा। हमने कह दिया कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, क्या है बेटा, वेक्टर ए बराबर क्या है बेटा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है ना, और वेक्टर बी बराबर क्या है,
वेक्टर बी बराबर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो आपसे पूछा गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ। भाई अगर हमारे को बताओ ना, अगर मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम हो, बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो, इनके बीच का एंगल मालूम हो, तो फार्मूला आता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा आता है कि नहीं बेटा, वो तो आराम से लगाएगा। लेकिन अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आई जे कैप आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ये आपकी चर्चा, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो बताओ वेक्टर ए क्या है। वेक्टर ए अपना है, कहोगे सर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट वेक्टर बी क्या है बेटा, क्या b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, क्या यही है कि नहीं बेटा, देख लीजिए आप लोग। अब चलो करते हैं बेटा, सोचो i का i से डॉट करोगे 1 आएगा, लेकिन i का j से करोगे तो क्या आएगा 0, i का k से करोगे तो 0। अभी हमने यही सीखा ना कि सेम यूनिट का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्सिस के लॉन्ग वाले, तो उनका मान हमेशा क्या 1 आएगा कि नहीं। तो सोचो i का i से करना चाहिए, j का j से, और k का k से करना चाहिए। चलो i का i से करो 1, तो a1 b1 क्या है बेटा, a1 b1 i डॉट i क्या हो गया 1, तो a1 b1 और i डॉट i क्या हो गया 1, बाकी सबसे करेंगे नहीं क्योंकि उससे का मान 0 होगा। अब ऐसे बताओ j की बात करें, तो j का किससे करना चाहिए, j वाले से, तो क्या लिखोगे a2 b2, क्या लिखेंगे बेटा a2 b2 और j डॉट j, तो इसका मान, क्योंकि यहाँ बीच में देखो ना डॉट लिखा है, क्या लगा है बेटा डॉट, तो बताओ j डॉट j इसका मान भी क्या आएगा 1। ऐसे बताओ k को क्या k वाले से करना चाहिए, बाकी सबसे करेंगे तो उसका मान क्या आएगा 0, चूंकि दो अलग अलग यूनिट हो जाएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। तो बताइए क्या होगा a3 b3 इंटू क्या k डॉट k, इसका मान भी क्या होता है 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, a डॉट b बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आया बेटा, i को i से डॉट करो, j को j से डॉट करो, k को k से डॉट करो, क्या इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं बेटा। ये बात थोड़ा क्लियर कर लो बेटा। अगर मैं i को j वाले से, i को i से करोगे तो क्या होगा i डॉट i1 a1 b1 आया, i को j से करोगे तो i डॉट j का मान क्या मान होता है, i डॉट j का मान 0 होता है, तो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे i डॉट k करोगे उसका मान भी क्या 0 हो जाएगा। ऐसे j को i से करोगे 0 हो जाएगा, j को k से करोगे क्या होगा 0, चूंकि दो अलग अलग वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पे क्या होगा 0, चूंकि हम किसकी बात करें, हम i कैप j कैप k की बात करें। अगर सेम दो यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और दो अलग अलग अगर यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर, चूंकि उनके बीच का एंगल हमेशा क्या बनेगा 90। तो ये बात समझ में आ रहा है बेटा। तो अगर आई कैप जे कैप के कैप के रूप में होगा तो डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बस, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस खूब करनी है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा, हटाओ इसको। तो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, ठीक है। तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है बेटा, हमने कह दिया वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, कुछ भी ले ली, ठीक है ना, ये है बेटा। और वेक्टर बी बराबर आपका ले लिया मैंने, मान लो 7i कैप माइनस में 3j कैप, माइनस में 3j कैप प्लस 4k कैप, ये है मान लीजिए, ठीक है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, आपसे क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है फाइंड वेक्टर ए डॉट बी। क्या निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा, क्या निकालना है, फाइंड वेक्टर ए डॉट बी। सब लोग फटाफट स्क्रीन पॉज करके निकाल लीजिए, सब आसान है, स्क्रीन पॉज करके आराम से निकाल लीजिए फटाफट। चलो करते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए। चलो ए का बी से डॉट करना है, तो पहले लिखो ए वाला क्या है, कहोगे सर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डॉट, दूसरा क्या वेक्टर है बेटा 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। चलो डॉट ले लेते हैं बेटा। तो i का i से क्या होगा 14, देखो ना 1 हो जाएगा। j का j से करेंगे तो क्या होगा माइनस में 12, इसका इससे करो कितना आएगा बेटा, क्या माइनस में 8 आएगा कि नहीं। तो इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है कि माइनस में, कितनी आ रही है माइनस में 6 आ गई, कितना आ गई बेटा माइनस में 6। क्या आसान है कि नहीं बेटा, ठीक। ऐसे एक और कर लो बेटा फटाफट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमने कह दिया वेक्टर ए बराबर हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर हो गया मान लीजिए 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप। तो आपसे क्या निकालना है बेटा, आपसे बोला है फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फटाफट निकालिए चलो, ठीक है। ये तो आसानी समझ में आ गया सबको, फटाफट वो निकालिए बेटा, ठीक। रफ करें बेटा इसको। तो इस तरह से आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेटा, सही है। तो कैसे निकालेंगे बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चलो फटाफट लिखते हैं। अब डायरेक्ट लिखो बेटा, क्या बच्चों की तरह लिखो। चलो i का i से डॉट होगा बेटा, तो इसका 3 आएगा कि नहीं बेटा, j का j से होगा तो 5 दूनी 10, j डॉट j क्या होगा 1,
और इसका k का केस होगा क्या होगा -3 और k डॉट के क्या हो गया 1, तो 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या 10 आ गई कि बेटा। तो आप समझ पा रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमारे को 2 वेक्टर मालूम होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर बेटा, तो ये सारी बातें हम लोग की क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हटाएं इसको। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सिंपल सा। अच्छा, यहाँ तक सही है बेटा। अब थोड़ा सा वो थोड़ा एक वर्क वाला भी क्वेश्चन करा लेते हैं इस पर बेस। किसका क्वेश्चन बेटा, वर्क का हम क्वेश्चन करा लेते हैं, वो भी आ जाता है। तो वर्क वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना अभी बेटा कि वर्क W बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, तो उसको भी कर लेते हैं। हमने कह दिया एक बॉडी है, मान लो पॉइंट ए पे था, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, एक ब्लॉक है जिस पर हमने फोर्स लगाया 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के। एक बॉडी है जिस पर हमने फोर्स कितना लगाया बेटा 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के, इतना न्यूटन का फोर्स लगाया। बॉडी पहले कहाँ था, पॉइंट मान लो 1, 2, 3 पे था, उस पर फोर्स लगा, वो ए पॉइंट से कहाँ पहुँच गया बेटा, बी पॉइंट पहुँच गया। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है बेटा 3, 4, 7। अब ये सब डालना सब मीटर में, ये सब किस में है बेटा, ये आपका 1 मीटर, 2 मीटर, 3 सब मीटर्स में है, और वो आपका न्यूटन में, ठीक है। तो बॉडी ए से कहाँ डिस्प्लेस कर गया, बी पे। कि हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि एक बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स की वैल्यू क्या है एफ, ये आपको दिया, ये फोर्स लगाया बेटा। बॉडी पहले कहाँ था, पॉइंट ए पर, अब ए से वो डिस्प्लेस करके कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वर्क डन बाई फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। तो फोर्स द्वारा जो आपका वर्क होगा वो बताना है बेटा। कैसे करेंगे बेटा, तो सोचो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, वर्क बराबर क्या होता है, वेक्टर में एफ डॉट वेक्टर आर, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर, डॉट प्रोडक्ट होता है ना बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले फोर्स निकालो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स तो पता ही है हमको क्या निकालना है, केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ध्यान से बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर आर निकालना है कि नहीं। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, पहले कहाँ था ए पर, अब कहाँ पहुंच गया बी, तो किधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बी होगा कि नहीं बेटा। भाई ए से बी गया तो वेक्टर ए बी होगा ना डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, क्या यही वाला वेक्टर होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई अगर ए से मैं बी गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बी। और सबको वेक्टर ए बी लिखना आता है, बताया मैंने बेटा। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, फटाफट लिखो बेटा। 3 में से 1 गया, क्या 2 बचा, तो क्या आएगा 2i के। 4 में से 2 गया, क्या है 2, तो 2j के। 7 में से 3 गया तो कितना आया 4k के। क्या आ गया बेटा फटाफट, ये रहा आपका डिस्प्ले, ये मीटर में होगा बेटा सब, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर ए बी। आप चाहो तो आराम से भी कर लेना, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, तो इसमें के पोजीशन वेक्टर में से इसका घटाओगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। वो थोड़ी जल्दी से मैंने डायरेक्ट घटा दिया। तो बताओ वर्क बराबर क्या होगा, तो वर्क बराबर होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। तो फटाफट लिखते हैं बेटा, एफ क्या है बेटा 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के डॉट 2i के प्लस 2j के प्लस 4k के। क्लियर है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ध्यान से बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा। अगर i का i से डॉट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 4 आ गया कि नहीं बेटा। j का j से करोगे तो कितना आएगा बेटा 8, और k का k से करोगे तो 7 चौक 28, तो कितना आ गया बेटा इसकी वैल्यू। देखो देखो 8 4 12, 12 और 28 कितना हो गया बेटा 40 आ गया। कितना आ गया, तो क्या 40 जूल का वर्क हुआ कि नहीं बेटा। तो सोचो वर्क डन आ गया आराम से। तो ऐसे वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं बेटा। सेम यही क्वेश्चन वर्डिंग में आता है, कह देगा अ फोर्स ऑफ एफ बराबर इतना बता देगा, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज डिस्प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपको दे देगा पॉइंट ए का पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट देगा, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। बस यही चीज़ को ऐसे वर्डिंग में सिंपल सा लिख देगा। तो क्या हो जाएगा बेटा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी बातें हो गई, थोड़ी कुछ बातें रह जाएंगी, वो हम अगले लेक्चर्स पे आपको करेंगे चर्चा, ठीक है। तो थोड़ा और समझ लेते हैं, ये बातें हो गई हम लोग की बेटा। अब हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर का 2 डायरेक्शन में कंपोनेंट, उसको हम समझ लेते हैं बेटा। तो लिखो बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, इसको बता दो फिर आगे। इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। पहले इसको समझा लेते हैं आपको बेटा, फिर इसके बाद इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। पहले समझते हैं बेटा, जैसे हमने कह दिया कि मान लो कोई वेक्टर है, कोई भी ले लिया सिंपल, चाहे फोर्स वेक्टर, चाहे वेलोसिटी, चाहे जो भी वेक्टर लो। हमने कह दिया कि मान लो ये कोई वेक्टर एफ है, ये कोई वेक्टर फोर्स ही मान लो, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर एफ है, ये कितना बना रहे हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे, कितना बना रही है थीटा एंगल, ये वेक्टर। तो ध्यान से बताओ
इसका मतलब क्या समझे, इसकी लंबाई कितनी है। अगर ये वेक्टर एफ है बेटा तो इसकी लंबाई क्या, ये एफ होगी, इसका मैग्नीट्यूड ही तो इसकी लंबाई होती है बेटा। हमने कह दिया कि ये वेक्टर एफ है, मतलब ये लंबाई कितनी है बेटा, एफ है कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ, अगर ये लेंथ एफ है, हमने कह दिया मान लो कोई एफ वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, कोई फोर्स वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है, और जो इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस से थीटा। तो बताओ इसका ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला हिस्सा कितना होगा बेटा, सोचो। क्या इस ट्रायंगल को अगर देखिए तो क्या अगर मैं cos थीटा लूँ तो ये वाला क्या एफ cos थीटा होगा कि नहीं बेटा, कितना होगा बेटा, एफ cos थीटा। देखिए बेटा ध्यान से, क्या ये वाला इसका कंपोनेंट क्या एफ cos थीटा होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप आराम से लगाइए बेटा। अगर मैंने बोला ये ए है, क्या है बेटा, ए है, तो ध्यान से बताओ, तुम इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। हमने बोल दिया कि मान लो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ए कामा बी है, क्या है, ए कामा बी, ये ओरिजिन है। तो बताओ जो ये हमने कह दिया ये कोई पॉइंट मान लो पी है, क्या है, मान लो कोई पॉइंट पी। तो ध्यान से बताओ वेक्टर ओपी ही तो यहाँ फोर्स वेक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स वेक्टर होगा वेक्टर एफ, वो किसके बराबर होगा, क्या वेक्टर ओपी के बराबर होगा कि नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से बताओ ओपी पे पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा, ए, और वाई में कितना चलना पड़ेगा, बी। क्लियर है बेटा। तो तुम ध्यान से बताओ क्या ए का मान कितना आएगा, ये पहले ही बता चुका हूँ। अगर कॉस थीटा लोगे तो ए बाई एफ, तो ए का मान क्या सीधे सीधे एफ कॉस थीटा आएगा कि नहीं। और b का मान क्या आएगा बेटा, b का मान अगर साइन थीटा लोगे तो क्या b बाई एफ, तो b का मान क्या आएगा, f साइन थीटा, कितना आएगा, f साइन थीटा। अब तुम बताओ किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है भाई। कायदे से अगर देखो तो वेक्टर f क्या है बेटा, वेक्टर f कुछ और नहीं कि वेक्टर op है, op मतलब पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर। तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है x कोऑर्डिनेट में i कैप से, y कोऑर्डिनेट में j कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो बताओ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो कहोगे सर ए की वैल्यू है एफ कॉस थीटा, क्या है बेटा, तो आपका आएगा एफ कॉस थीटा आई कैप, और बी का मान क्या है बेटा, एफ साइन थीटा जे कैप। अब ध्यान से अगर आप देखो तो बात तो समझ पाओगे। क्या वेक्टर एफ को मैंने ऐसे लिखा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ ये वेक्टर एफ का कौन सा कंपोनेंट है, जिस किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये कौन सा कंपोनेंट है, क्या वाई के लॉन्ग है कि नहीं बेटा। इसका मतलब क्या बात समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी फोर्स वेक्टर हो, अगर कोई भी फोर्स वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड एफ है, तो अगर इसका किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ना हो तो इधर डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, एफ साइन थीटा। सोचो अगर इस वेक्टर को वेक्टर रूप में लिखना है, इस फोर्स को वेक्टर रूप में लिखना है, तो क्या लिखोगे, दिस इंटू आई कैप प्लस दिस इंटू जे कैप, क्या वेक्टर आ जाएगा कि नहीं बेटा। क्लियर है। आप इसको ऐसे मत रटो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ये, किताबों में ऐसा दे भी दिया जाता है कि अगर कोई भी एफ फोर्स हो, अगर वो मान लो एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, एफ साइन थीटा, क्या होता है, एफ साइन थीटा। क्लियर है। पहले आप इसको कर लो, फिर उसको बात को हम समराइज कर देते हैं कैसे आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इनको थोड़ा जनरलाइज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही आप समझ पाओगे अगर इसे याद रखोगे। क्योंकि हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंपोनेंट लेना हो ऐसा जरूरी नहीं, हमको किसी भी डायरेक्शन में लेना पड़ सकता है, ठीक है। नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो इसको रफ करें, तो इसको बात को यहाँ समझते हैं। इसका मतलब जनरल में आप क्या याद रखोगे कि कोई भी अगर फोर्स वेक्टर हो, कोई भी फोर्स क्या कोई भी वेक्टर हो, मान लो हमने कह दिया कि मान लो मेरे को यहाँ इस वाले से, मान लो इस वाले से एंगल पता है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है क्या, नहीं। तो अगर इससे एंगल थीटा मालूम है तो कहोगे सर इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा एफ साइन थीटा। आप ऐसे याद रखिए बेटा कि जिस भी डायरेक्शन में बोला जाए आपसे तोड़ने के लिए, जिधर एंगल थीटा रहेगा बेटा उसकी तरफ कॉस होगा, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, साइन। एक्चुअली दोनों तरफ कॉस ही होता है, कायदे से बोलो दोनों तरफ कॉस ही। सोचो अगर मैं बोला इसका एफ कॉस थीटा होगा तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा, तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी आ जाता है क्या बेटा, एफ साइन थीटा। इसलिए सब तो क्या याद रखेंगे कि अगर कोई भी फोर्स वेक्टर मुझे दे दे, किधर भी दे दे बेटा, जैसे मैंने कह दिया इधर दे दिया एफ, और आपसे कह दिया कि मान लो ये इससे ऐसे समझा बेटा, मान लो कह दिया इससे एंगल थीटा बना रहे हैं, इससे एंगल, तो क्या बोलोगे बेटा, इसके लॉन्ग वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला किसके, इस वाली लाइन के, इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम दो फोर्सेस का क्या करते हैं, कंपोनेंट। अब सोचो इसको हटा के अगर ये दोनों लगा दो क्या सेम इफेक्ट होगा कि नहीं। तो सोचो अगर मुझे कंपोनेंट भी मालूम है तो क्या उस वेक्टर को लिख सकते हैं नहीं, हाँ सिंपल सा। अब जैसे मान लो ये, अच्छा ऐसा तभी लिख पाओगे जब इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हमको मालूम हो, जैसे यहाँ पे हमको पता है तो हमको लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हो, इसके लॉन्ग यूनिट क्या होता है आई कैप, तो क्या बोलोगे एफ कॉस थीटा इंटू आई कैप, और वाई की डायरेक्शन क्या है बेटा एफ साइन थीटा, तो क्या लिखोगे एफ साइन थीटा इंटू वाई का यूनिट क्या होता है जे कैप, तो हमारा क्या आ जाएगा वेक्टर एफ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो इस तरह से हम बेटा किसी भी वेक्टर का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ते हैं बेटा। यहाँ तक सही बेटा। तो अगर बोले तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। तो अगली क्लास में थोड़ा सा हम थोड़े से इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा।
तो आज की क्लास ओवर होती है।